अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब ने सुना कि जकोई का किस्सा ख़त्म हो चुका है और जकोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में क्यों गई थी और किस लिए गई थी। अब सातवीं लड़की का किस्सा सामने आ रहा है, तो आप सब बने रहें, लगे रहें और देखें आप सब सातवीं लड़की का क्या किरदार है सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़िंदगी में। सलेबियों के बहरी बेड़े और अफवाज को बहरे रूम में गर्क करके सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी मिस्र के साहिली इलाके में ही मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे, सलेबियों से तावान वसूल किया जा चुका था। बहरे रूम अभी तक बचे खुचे बहरी जहाज़ों को, कश्तियों को निगल और इंसानों को उगल रहा था। सलेबी मल्लाह और सिपाह जलते जहाज़ों से समंदर में कूद गई थी। दूर समंदर के वस्त में 7 रोज बाद भी चंद एक जहाज़ों के बादबान फड़फड़ाते नजर आते थे। उनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बादबानों ने जहाज़ों को समंदर के रहमो करम पर छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी तलाशी के लिए कश्तियां रवाना कर दी थीं और हिदायत दी थी कि अगर कोई जहाज़ या कश्ती काम की हो तो वो रस्सों से घसीट लाएं और जो इस काबिल ना हो उसमें से सामान और काम की दीगर चीज़ें निकाल लाएं। कश्तियाँ चली गई थीं और जहाज़ों से सामान लाया जा रहा था। उनमें ज़्यादातर इसलहा और खाने पीने का सामान था या लाशें। समंदर में लाशों का ये आलम था कि लहरें उन्हें उठा उठा कर साहिल पर पटक रही थीं। उनमें कुछ तो जली हुई थीं और कुछ मछलियों की खाई हुई बहुत सी ऐसी थीं जिनमें तीर पेवस्त थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों के तीरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर असलहा का मुआयना बड़ी गौर से किया था और उन्हें अपने असलहा के साथ रखकर मजबूती और मार का मुकाबला किया था। जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तैरते अभी तक समंदर से बाहर आ रहे थे। उन भूखे प्यासे, थके और हारे हुए लोगों को लहरें जहाँ कहीं साहिल पर ला फेंकती थीं, वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ते और मुसलमान उन्हें पकड़कर लाते थे। साहिल की मीलों लंबाई में यही आलम था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सिपाह को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतजाम किया था कि जहाँ भी कोई कैदी समंदर से निकले, इसे वहीं खुश्क कपड़े और खुराक दी जाए और जो जख्मी हो उनकी मरहम पट्टी भी वहीं हो जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सुल्तान अय्यूबी घोड़े पर सवार साहिली इलाके में घूम फिर रहा था। वो अपने खेमे से कोई 2 मील दूर निकल गया। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक सिमत समंदर और अकब में सहरा था। ये सरसब्ज सहरा था जहाँ खजूर के अलावा दूसरे इकसाम के सहराई दरख्त और झाड़ियाँ थीं। सुल्तान अय्यूबी घोड़े से उतरा और पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़ा। मुहाफिज दस्ते के 4 सवार उसके साथ थे। उसने अपना घोड़ा मुहाफिजों के हवाले किया और उन्हें वहीं ठहरने को कहा। उसके साथ 3 सालार थे। उनमें उसका रफीक खास बहाउद्दीन शद्दाद भी था। वो इस मार्के से एक ही रोज़ पहले अरब से उसके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े मुहाफिजों के हवाले किए और सुल्तान के साथ साथ चलने लगे। मौसम सर्द था, समंदर में तलातिम नहीं था। लहरें आती थीं और चट्टानों से दूर ही वापस चली जाती थीं। अय्यूबी टहलते टहलते दूर निकल गया और मुहाफिज दस्ते की नज़रों से ओझल हो गया। उसके आगे पीछे और बाएं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाएं तरफ साहिल की रेत थी। वो एक चट्टान पर खड़ा हो गया जिसकी बुलंदी 2-2.5 गज थी। उसने बहरे रूम की तरफ देखा। यूं मालूम होता था जैसे समंदर की नीलाहट सुल्तान अय्यूबी की आंखों में उतर आई हो। उसके चेहरे पर फतह व नुसरत की मुसर्रत थी। उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही तन गई थी। उसने नाक सिकोड़ कर नाक पर हाथ रख लिया। बोला, किस कदर ताफुन है। उसकी और सालारों की नजरें साहिल पर घूमने लगीं। फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी, फिर हल्की हल्की चीखें और सीटियां सी सुनाई दी। ऊपर से 3-4 गिद्ध पर फैलाए उतरते दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उतर गए। अय्यूबी ने कहा, लाशें हैं। उधर गया तो 15-20 गज दूर गिद्ध 3 लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक इंसानी खोपड़ी पंजों में दबोच कर उड़ा और जब फजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आन गिरी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थीं, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रही हो। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि
किसी सलेबी की खोपड़ी है। अय्यूबी कुछ देर खोपड़ी को देखता रहा, फिर उसने अपने सालारों की तरफ देखा और कहा, उन लोगों की खोपड़ियाँ मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये उन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत औरत और शराब की नज़र होती जा रही है। सलेबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं। एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह उन्हें जजिया दे रहे हैं। शद्दाद ने कहा, फ़लस्तीन पर सलेबी काबिज हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फ़लस्तीन से उन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की ज़ात से मायूस ना हो शद्दाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम अपने भाइयों की ज़ात से मायूस हो चुके हैं। एक और सालार बोला, तुम ठीक कहते हो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफ्फार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी सी ताकत से नजरे आतिश करके डुबो सकोगे? तुमने शायद अंदाज़ा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है तुम इतनी आसानी से उसे नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम पर वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तीर आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को खत्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ चला जा रहा था। चलते चलते रुक गया, झुक कर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रख कर सबको दिखाया। ये हथेली जितनी बड़ी सलेब थी जो सियाह लकड़ी की बनी हुई थी। उसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने उन लाशों के बिखरे हुए अज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे, फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने सलेबी खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला। कहने लगा, मैंने सलेबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थीं। उसके गले में भी सलेब थी। उसने बताया कि सलेबी लश्कर में जो भर्ती होता है उससे सलेब पर हाथ रखकर हल्फ लिया जाता है कि वो सलेब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रूए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा। इस हल्फ के बाद हर लश्करी के गले में सलेब लटका दी जाती है। ये सलेब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने उस खोपड़ी पर रख दी है ताकि उसकी रूह सलेब के बगैर ना रहे। उसने सलेब की खातिर जान दी है। सिपाही के हल्फ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान शद्दाद ने कहा, ये तो आपको मालूम है कि सलेबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हाइल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कफ़ार के सलेब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हल्फ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और अपने हाथ सीने पर रखकर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ़क़ तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीक़ों, मुझे अपनी तारीख़ का मुस्तक़बिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुज़ुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज़ है। 50,000 सोडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है।
میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے۔ اچانک ہلکا سا سناٹا سنائی دیا اور ایک تیر صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نوکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ پابرکاب تھا۔ گھوڑوں کے سر پر ٹاپو سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔